बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज पांचवा लेक्चर है और प्रीवियसली हमने देखा कि ट्रांजैक्शन के एनालिसिस देखे, उससे पीछे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन को पुट करना सीखा, उससे पीछे हमने ट्रांजैक्शन का मीनिंग सीखा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आते गए हैं आगे, और आज का हमारा बहुत ही टॉपिक है दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप डबल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर लें। डबल एंट्री से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि इसमें दो ही अकाउंट आएंगे, यानी कि दो ही रिकॉर्ड बनेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसमें अकाउंट तो ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो इक्वल होंगे। दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट, अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको थोड़ी सी याद है तो उसमें एक तरफ तो थे एसेट्स और एक तरफ थी लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग की, उसको आप ज़रा यहाँ पे सुन लें मेरे से। स्टूडेंट, नंबर 1 इज़ डेबिट एंड नंबर 2 इज़ क्रेडिट। स्टूडेंट्स, इसके हवाले से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं मार्केट के अंदर कि डेबिट और क्रेडिट की अंडरस्टैंडिंग को मतलब स्टूडेंट अच्छे तरीके से पिक नहीं कर पाते, उसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट वो हो जाती है उनको। स्टूडेंट्स, डेबिट और क्रेडिट का इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि जो आप लेफ़्ट पेज पे जो कुछ लिखेंगे वो डेबिट है और जो उसकी अपोजिट लिखेंगे वो क्रेडिट है। अपोजिट मीन्स आप उसको राइट साइड वाला पेज कह सकते हैं। स्टूडेंट, असल में इस तरह था कि जो डेबिट लेफ़्ट हैंड साइड को शो करता है और क्रेडिट अपोजिट टू डेबिट को शो करता है। हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोगों ने जब सीखा, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने एसेट्स एक तरफ रख दिए और लायबिलिटीज़ और कैपिटल दूसरी तरफ रख दिया, तो जो एक समझने वाला या जिसने एडवांस स्टडी की हुई है वो उसको उसी वक्त ही अंडरस्टैंड कर जाता है कि जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट है और राइट साइड जो है वो क्रेडिट है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, इसके अगेंस्ट भी एक सिस्टम काम करता है जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जो एक इनकम्प्लीट, इनएकुरेट और एक रफ़ सा सिस्टम है जिसमें अकाउंटेंट या बुक कीपर अपनी मर्ज़ी से ही रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। समटाइम्स वो डबल एंट्री पे काम कर जाता है, समटाइम्स वो दोनों आस्पेक्ट इग्नोर कर जाता है, समटाइम्स वो एक आस्पेक्ट को पिक करता है। यानी कि आप उसको यूँ कह लें कि वो इनकम्प्लीट जो है ना वो रिकॉर्ड कीपिंग है, वो अकाउंट कीपिंग है इनकम्प्लीट। तो उसको भी अकाउंटिंग डिस्कस करेगी इन लेटर स्टेज। उसमें एक पूरा चैप्टर है इस सिलेबस में जिसमें कि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अपने प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन बाहर सूरत वो एक रिलायबल सिस्टम कभी भी नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं है। अकाउंटिंग जिस सिस्टम पे रिलाई करती है दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें कि एटलीस्ट 2 आस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन से। एक आस्पेक्ट हम डेबिट पे ले जाते हैं लेफ़्ट साइड पे और एक आस्पेक्ट हम क्रेडिट पे ले जाते हैं राइट साइड पे। अच्छा स्टूडेंट, ये जो डेबिट और क्रेडिट का जो अंडरस्टैंडिंग है ये डेफिनेटली आपको मिलेगी जब आपको अपने अकाउंटिंग वर्क के स्कोप का पता होगा कि आपने अपने एनालिसिस में मैक्सिमम किन अकाउंट्स को वॉच करना है, किन अकाउंट्स को वहाँ से आउट करना है, यानी कि किन अकाउंट्स को वहाँ से आप पिक करेंगे और फिर उनको डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके लिए जो है अकाउंटिंग जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करती है हमें। 5 चीज़ों पे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स, 5 अकाउंट्स पे ये बेस करता है। आप जब भी एनालिसिस करें, जब भी आप डेबिट और क्रेडिट के लिए अकाउंट आउट करें ट्रांजैक्शन से, आपने उन 5 अकाउंट्स पे ही अपनी पूरी तवज्जो रखनी है। और वो 5 अकाउंट्स जो हैं वो आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी उन्हीं 5 अकाउंट्स के ऊपर बने हुए हैं। थोड़ी देर तक वो 5 अकाउंट्स आपके सामने मैं रख दूँगा। उससे पहले हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के डिस्कशन के बाद हम अकाउंटिंग में देखेंगे कि अकाउंटिंग के जो फंक्शंस हैं वो मेन फंक्शंस अकाउंटिंग के कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन आ जाती है, हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। जब कर लेते हैं तो फिर अकाउंटिंग हमें स्टेप्स बताती है कि आप इन स्टेप्स से उस ट्रांजैक्शन को गुजारें। वो स्टेप्स ही अकाउंटिंग के डेफिनेशन बन जाते हैं और वही उसके फंक्शंस बन जाते हैं। उसमें नंबर 1 जर्नल है, सबसे पहला स्टेप है। लेजर है, नंबर 2 पे आता है। ट्रायल बैलेंस नंबर 3 पे आता है और फाइनल अकाउंट्स नंबर 4 पे आता है। चूँकि मैं आपसे पहले ही इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि हम 3rd ईयर यानी कि बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस को कवर करेंगे और उसमें हमने इन 4 फंक्शंस को ही इन डिटेल देखना है कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स की प्रेपरेशन
किस तरीके से होगी, और जो आपने एनालिसिस में अकाउंट्स आउट किए हैं उनको किस तरीके से हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए डेफिनेटली हमें उनमें से एक को डेबिट करना पड़ेगा और एक को क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि नहायत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमारे इस्टेब्लिश हैं, अब हम उनको देखने जा रहे हैं। उससे पहले आप देख लें अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। रिकॉर्डिंग आपकी जर्नल है, क्लासीफाइंग आपका लेजर है, समराइजिंग आपका ट्रायल बैलेंस है, एंड इंटरप्रेटिंग में आप फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट और लॉस निकलता है, जिससे फिर आप इंटरप्रेट करते हैं बिज़नेस के फ्यूचर रिज़ल्ट्स को आप इंटरप्रेट करते हैं कि इन रिज़ल्ट्स की बेसिस पे आप आने वाले वक्त में अपने प्रॉफिट्स को किस तरह से मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो मैंने आपको जैसे जिक्र कर दिया, वो एक बड़ा वीक सा सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम के नो डाउट बहुत एडवांटेजेस हैं, और यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी लिखे हैं, और ये कॉस्टली होगा, डेफिनेटली टाइम टेकिंग होगा, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन बाहर सूरत जब आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा होता है तो फिर आपको ये डिसएडवांटेज जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम की बात की जाए तो डेफिनेटली सिंगल एंट्री सिस्टम एक वीक इनएक्यूरेट सिस्टम है, तो इस पर बिजनेसमैन ज़्यादा रिलाई नहीं करता। इन दोनों का डिस्टिंक्शन शो किया गया है, वो जस्ट थ्योरेटिकली आपके नॉलेज में तो इजाफा करेगा, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में उसका आपको कोई बहुत ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, तो इसको हम स्किप कर जाते हैं। और उसके बाद व्हाट इज़ एन अकाउंट, इसको आप देख लें। अकाउंट के बारे में इन्होंने लिखा है, अकाउंट इज़ द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, ए लाइबिलिटी, ए रेवेन्यू, एन एक्सपेंस और ए कैपिटल इन ए समराइज्ड मैनर। वेरी गुड, बड़ी अच्छी डेफिनेशन इन्होंने बयान किया। अकाउंट को आप कह लें कि एक रिकॉर्ड है जो किसी पर्टिकुलर एनालिसिस से निकलने वाले ख़ास आइटम को शो करता है, उसका जो कंप्लीट रिकॉर्ड है सिस्टमेटिक मैनर में, वो अकाउंट कहलाता है। जैसे अभी हमने अपने एनालिसिस में पढ़ा था, कैश डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और डेटर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये जो कैश है, डेटर है, लाइबिलिटी है, डेटर और क्रेडिटर, ये तमाम के तमाम बेसिकली अकाउंट्स हैं आपके, ठीक है। आपके बिज़नेस में तमाम अकाउंट्स आप इनको मेंटेन रखेंगे, और इन अकाउंट्स को इन द फॉर्म ऑफ डेबिट और क्रेडिट, अभी हम थोड़ी देर तक उसको सीखने जा रहे हैं कि हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन माइंड इट, आप इस चीज़ को जहन में बिठा लें कि आपने एनालिसिस में इन डिटेल देखा है कि किसी ट्रांजैक्शन के होने से कोई अकाउंट कैसे इंक्रीज़ करता है या कैसे डिक्रीज़ करता है। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट की उन्होंने एक छोटी सी फॉर्म आपके सामने रखी है, और आप इसको इंग्लिश लेटर टी के साथ डिनोट कर सकते हैं। टी फॉर्मेट इसका होता है। आप इसमें लेफ़्ट साइड पे देखिए, उसने लिखा होगा डेबिट, और राइट साइड पे लिखा होगा क्रेडिट, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्लियर होना चाहिए कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप 5 हेड को डिस्कस करेंगे, जिनमें आपकी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। स्टूडेंट, इसको आप अगर आप इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर लें, एसेट एक्सपेंस को आप पहले लिख लें, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल को बाद में लिख लें। तो जो एसेट एक्सपेंस है उनका रूल सेम है, इस तरह से लाइबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल का रूल सेम है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में स्टूडेंट इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जब आपका एसेट इंक्रीज़ करेगा तो डेबिट होगा, जब डिक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट होगा। इसी तरह से जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ करेगा तो डेबिट होगा, और जब एक्सपेंस डिक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट होगा। और इस तरह से जब आपका कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी ये इंक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट होंगे, और डिक्रीज़ करेंगे तो डेबिट होंगे। यानी कि आप इसको इन सिंपल वर्ड्स ये देख लें कि एसेट एक्सपेंस जब इंक्रीज़ करेंगे तो डेबिट होंगे, और जब डिक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट होंगे। इस तरह से लाइबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल जब इंक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट होंगे, और जब डिक्रीज़ करेंगे तो डेबिट होंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब ये आपकी प्रैक्टिस है कि आप एक ट्रांजैक्शन को इतने अच्छे तरीके से एनालाइज कर जाते हैं कि आपको उसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब आपको इंक्रीज और डिक्रीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो डेफिनेटली आप उसका डेबिट और क्रेडिट भी बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखें, कैश एसेट है हमारा, और अगर कैश बिजनेस में इन हो रहा है तो डेफिनेटली कैश अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। और इसी तरह अगर वो कैश पे करेंगे तो कैश अकाउंट आपका डिक्रीज़ होगा, उसको हम करेंगे क्रेडिट। स्टूडेंट, थोड़ी सी मेहनत है, आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से याद कर लें, इनकी
प्रैक्टिस कर लें। आपने को 24 ट्रांजैक्शन को एनालाइज़ किया है, उसी को आप दोबारा देख लें, और उसमें जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का आप एनालिसिस करते हैं तो उसके साथ ही आप उसका डेबिट और क्रेडिट भी एक दफ़ा बोल दें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम इसको क्यों डेबिट कर रहे हैं और यार क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। स्टूडेंट, बड़ी सिंपल सी बात है, डेबिट से मुराद है आपकी लेफ़्ट साइड और क्रेडिट से मुराद है राइट साइड। यानी कि आप कब उसे लेफ़्ट पे लिखेंगे, कब उसको राइट पे लिखेंगे। तो ये कुछ मेरे सामने टी अकाउंट्स बने हुए हैं। इसमें फर्नीचर है, एसेट है, कैश है, एसेट अकाउंट, डेबिट, इंक्रीज़ और क्रेडिट डिक्रीज़। इस तरह से लायबिलिटी है, डेबिट में डिक्रीज़ है और क्रेडिट में इंक्रीज़ है। ठीक है, एक्सपेंस है, डेबिट में इंक्रीज़ है और क्रेडिट में डिक्रीज़ है। कैपिटल डेबिट में डिक्रीज़ है और क्रेडिट में इंक्रीज़ है, और रेवेन्यू डेबिट पे डिक्रीज़ है और क्रेडिट पे इंक्रीज़ है। स्टूडेंट्स, इसमें लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का सेम रूल है और एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है। तो स्टूडेंट्स, जब आप रूल्स की यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन उसने लिखी हुई है, तो बहरहाल आप इसको अच्छे तरीके से इसको डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। मैंने आपको इसका निचोड़, इसका बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया है कि एसेट एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, और जब लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे, और उसके बाद अगर ये डिक्रीज़ होंगे तो एसेट एक्सपेंस डेबिट होंगे, एसेट एक्सपेंस डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट होंगे, और लायबिलिटी रेवेन्यू एंड कैपिटल डिक्रीज़ होने पे डेबिट होंगे। तो स्टूडेंट, इसको आप अच्छे तरीके से आप इसको देख लें। अब यहाँ पे स्टेप्स टू रिमेंबर फॉर एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, तो इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आप उसको बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा। उसमें यह है कि आप उसमें चेंजेस जब आप एनालिसिस करते हैं तो चेंजेस को ज़रूर देखें, बिज़नेस ट्रांजैक्शन में क्या चेंज आ रही है और किस अकाउंट में चेंज आ रही है, और फिर उस पर रूल लगा दें तो आप आसानी के साथ उसको, आप उसके रूल्स के तहत आप उसको डेबिट या क्रेडिट में फ़िट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में उसने लिखा हुआ है मिस्टर ज़ीशान स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख कैश। तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब आप इस पर रूल लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो रूल है वो इस तरह से बनेगा कि कैश इंक्रीज़ हो तो डेबिट और कैपिटल इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे वो एक पेज आगे हैं और इधर पेज अवेलेबल नहीं है पेजेस। बहरहाल हम इसको यहाँ पे इसके साथ हम अटैच कर देते हैं। चलें, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इसको हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में इसको थोड़ा सा डिस्कस ताकि आपको उसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, इसको आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है खादिम खुर्शीद, मिस्टर खुर्शीद स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000। तो इसमें कैश है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। जब कैश इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और जब कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। ठीक है, तो दूसरे में बॉट ऑफिस फर्नीचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, बॉट करने से वो बिज़नेस में इन हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, और बी आपका बन जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि आपने उसको पेमेंट नहीं की, पेमेंट बाद में करेंगे, वो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज़ करेगी तो आप उसको करेंगे क्रेडिट। बॉट ऑफिस इक्विपमेंट है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने इसका कैश पे कर दिया है। ऑफिस इक्विपमेंट आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट होता है, और कैश पे करेंगे तो डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट। बॉट गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम कैश फ्रॉम एक्स। यहाँ पर टेक्निकल बात लिखी हुई है, कैश भी और एक्स भी है, तो एक्स आपका इग्नोर हो जाएगा क्योंकि कैश में जब ट्रांजैक्शन आती है तो नाम इग्नोर हो जाता है सेल एंड परचेज में। बॉट गुड्स से आपकी परचेज अकाउंट निकलेगा, परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने से इंक्रीज़ होगा और वो डेबिट होगा, और दूसरी तरफ कैश पे करेंगे तो कैश आपका डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें, सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर कैश। तो कैश आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और वाई को इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको कैश मिल गया और कैश ट्रांजैक्शन में नाम सेल और परचेज में इग्नोर हो जाते हैं, और सोल्ड गुड्स में आपका अकाउंट सेल्स है, सेल्स अकाउंट आपका रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू होने से इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट, यहाँ पे कैश डेबिट और सेल आपका हो जाएगा क्रेडिट। बॉट गुड्स फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट, तो बॉट गुड्स में परचेज अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा, और बी आपका क्रेडिट हो जाएगा एज लायबिलिटी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अली, इसका मतलब है सेल्स अकाउंट रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट और अली इंक्रीज होने से डेबिट एज डेटर, डेटर वो डेबिट होगा। और पेड एक्स, एक्स पेड यानी कि पेड एक्स मीन के एक्स आपकी लायबिलिटी था, जब आपने उसको पे किया तो लायबिलिटी डिक्रीज़ करेगी तो डेबिट, और 3,000 जब आप उसको पे करेंगे तो कैश आपका डिक्रीज़ करेगा, तो कैश डिक्रीज़ करेगा तो आपका अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट, नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम अली ₹425 ऑन अकाउंट, यानी आपको पैसा वसूल हुआ है, पैसा वसूल हो, कैश वसूल हो, डेबिट होता है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और अली आप
आपका डेटर था, डेटर ने आपको पे कर दिया तो डेटर डिक्रीज़ हो गया और डिक्रीज़ होने पे वो हो जाएगा क्रेडिट। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम वाई टू 50, वेरी वेरी सिंपल। जब आप रिसीव का लफ्ज़ के साथ उसने कुछ भी ना लिखा हो तो रिसीव डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है। कैश आपका इन हुआ तो डेबिट हुआ, और कहाँ से इन हुआ? इंटरेस्ट इनकम से इन हुआ। इनकम आपकी इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट, यानी कि कैश डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट। पेड सैलरीज, पेड मीन्स कैश पेड। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें 11, 12, 13, 14, ये सब में पेड लिखा हुआ है। इन सब में कैश आपका डिक्रीज़ हो जाएगा और जो पेमेंट आपने की है वो डेफिनेटली किसी एक्सपेंस की होगी। और जिस तरह आप देखेंगे 11 में सैलरीज हैं, 12 में आपने बैंक में पे किया है। अब यहाँ पे पेड का लफ्ज़ बिल्कुल माना अपना वही देता है कि कैश आपका आउट हो जाएगा, और लेकिन आउट होकर बैंक में इन हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका डिक्रीज़ कर जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। पेड ऑफिस रेंट है, इसमें कैश आउट हो जाएगा और रेंट आपका एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज़ करे तो डेबिट हो जाता है। पेड ऑफिस स्टेशनरी, स्टेशनरी डेबिट हो जाएंगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। बॉट ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी डेबिट ऑन क्रेडिट है तो असलम एंड कंपनी क्रेडिट एज लाइबिलिटी, वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ से आपने कभी भी ये मतलब नहीं लेना ऑन क्रेडिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस तरह से आपने नहीं सोचना। आपने ऑफिस स्टेशनरी को डेबिट करना है एज एसेट, और आलम एंड कंपनी को क्रेडिट करना है एज लाइबिलिटी। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको कैश रिसीव हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी इनकम है। इनकम इंक्रीज़ करे तो क्रेडिट और कैश इंक्रीज़ करे तो डेबिट। पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, वो डेबिट हो जाएंगे। एक्सपेंस इंक्रीज़ करें तो डेबिट, और पेड शो कर रहा है कैश को तो कैश पे होने से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें चूँकि आपने देखा तमाम ट्रांजेक्शन्स में मैंने आपके सामने एनालिसिस भी कर दिया और उनका डेबिट और क्रेडिट भी मेंशन कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप थोड़ी सी मज़ीद वर्किंग देख लें। जो इससे ऊपर क्वेश्चन है उसका पेज तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन चले मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 4, ये डेट है बेसिकली, तो इसमें कैश सेल है, कैश इन हुआ, सेल इन हुई, कैश डेबिट और सेल इन रेवेन्यू होने से क्रेडिट। सोल्ड गुड्स में सेल अकाउंट है और उधर से ज़िशान है, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, और ज़िशान चूँकि उससे हमने पैसा लेना है तो वो एज डेटर आपके डेबिट हो जाएगा। इस तरह से रिसीव कैश किया दिशान से 13,000। अब आप ऊपर देखेंगे 30,300 उससे लेना था, लेकिन आपने 13,000 लिया और डिस्काउंट उसको दे दिया बाकी पैसों का 300। तो यहाँ पे एनालिसिस ये होगा कि कैश आपका रिसीव हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा 13,000 से, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, और दिशान आपकी आपका डेटर था और जब डेटर ने पे कर दिया तो वो डेबिट डिक्रीज़ कर गया, यानी कि वो क्रेडिट हो जाएगा। पेड जाहिद एंड कंपनी, जाहिद एंड कंपनी को आपने पेमेंट की है और जाहिद एंड कंपनी को पेमेंट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करेंगे। कैश आप पे करेंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका रेवेन्यू के तौर पे ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है, उसको आप जहन में ज़रूर रखें। जब भी आपके पास सेटलमेंट की कोई ट्रांजैक्शन आएगी, कैश रिसीव करेंगे या कैश पे करेंगे, तो ये देखा गया कि कैश और डिस्काउंट जो है ये हमेशा इकट्ठे ही होते हैं। लेकिन जब कैश रिसीव होता है तो डिस्काउंट अलाउ होता है, कैश रिसीव होगा तो डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट होगा। इस तरह से कैश पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, और जब कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट रिसीव होता है, और वो इनकम है तो इनकम या रेवेन्यू वो भी क्रेडिट होता है। तो कैश और डिस्काउंट ये हमेशा इकट्ठे ही देखे गए हैं। इस तरह से आपने चैरिटी पे की इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, चैरिटी एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। गुड्स परचेजेज हैं वो आपकी क्रेडिट हो जाएंगी, यानी कि परचेजेज आपकी डाउन हो जाएंगी। जब परचेजेज कम हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी तो वो क्रेडिट हो जाएंगी। गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर, ओनर ने गुड्स वो ले ली, खुद ले ली अपने इस्तेमाल के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल में डिक्रीज़ आ जाएगी। कैपिटल में डिक्रीज़ कैपिटल के नाम से नहीं लिखी जाती, ड्राइंग्स के नाम से लिखी जाती है। और जो आपके बिजनेस के जिस अकाउंट में कमी आ रही है दैट इज़ परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, देखें स्टूडेंट ये वही बातें हैं जो आपने पीछे एनालिसिस में देखी, अब आप उनको डेबिट और क्रेडिट में वाज़े कर रहे हैं। फ्री सैम्पल आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। अब ये ऑलवेज का वर्ड ब्रिटिश अप्रोच के तहत ऑलवेज यानी डेबिट, और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वो गुड्स परचेज हैं, परचेज आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। पेड सैलरीज है, रेंट है, रिपेयरिंग चार्जेज हैं, तमाम एक्सपेंस आपके डेबिट हो जाएंगे, और कैश इक्विवेलेंट इनका क्रेडिट हो जाएगा आप इसको। और 30 में पेड शिपिंग फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं, इनमें ये एक्सपेंस हैं,
एक्सपेंस आपके डेबिट हो जाएंगे और इनके इक्विवेलेंट आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट में है रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग्स, इसमें आप कैश रिसीव करेंगे और जिन दो हेड से आपको कैश वसूल हो रहा है वो आपकी इनकम्स हैं और इनकम्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी, इंक्रीज़ कर जाएंगी और कैश आपका डेबिट हो के इंक्रीज़ करेगा। तो कैश आपका डेबिट और आपकी इनकम्स यानी कि रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होने से क्रेडिट। स्टूडेंट्स ये हमारा था एनालिसिस ऑफ डेबिट, ट्रांजैक्शन भी इसमें आ गया और इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी आ गए और इसमें हम लोगों ने एनालिसिस भी कर दिया और अकाउंट भी इसमें आउट किया और अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट में भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला आपका होगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी, उसका प्रोफार्मा कैसे होगा, एंट्री कैसे पास की जाएगी। आलमोस्ट वही बातें जो आज हमने पढ़ी हैं इनको हम एंट्री फॉर्म में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।